महागठबंधन के टिकटों का बंटवारा ज्यादा सटीक, ज्यादा ठीक दिखाई देता है। एनडीए में बागियों की संख्या भी है और टिकटों को लेकर के असंतोष की सीटों वाली संख्या भी ज्यादा है। अभी भी बीजेपी कुछ उम्मीदवारों से लगातार संपर्क कर रही है कि वो नॉमिनेशन फॉर्म तो नहीं वापस हो सकता, लेकिन वो अपने समर्थन की घोषणा कर दे। तो बीजेपी के पास तो बहुत बढ़िया मौका था ना, वो घोषित कर देती कि चुनाव के बाद भी नीतीश जी ही हमारे मुख्यमंत्री बनेंगे। ये आपने बहुत सही सवाल उठाया। जेडीयू बीजेपी मिलके साथ लड़ते हैं, लेकिन एक दूसरे से साइकोलॉजिकल वार भी हमेशा से लड़ते रहे। बीजेपी बहुत सीने पर पत्थर रखकर उसने पिछले 5 साल नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाया है। बगल के जो राज्य है उत्तर प्रदेश, उसके बड़े बड़े मंत्री केशव प्रसाद मौर्य, स्वतंत्र कुमार सिंह, स्वतंत्र देव, ये सारे लोग बिहार की सड़कों पर कुछ दिनों के लिए नीतीश कुमार को बना भी दिया जाए, लेकिन ये सब पहले से नीतीश कुमार और उनकी पार्टी के लोग भाग चुके हैं। पिछले 2 दिनों से आप बिहार की किसी भी नीतीश कुमार की रैली में जाइए, उनके बोलने से पहले उनके पार्टी के नेता नीतीश कुमार जी अभी चिराग के घर भी गए, मैसेज भी देने की कोशिश की, लेकिन क्या ये इतना आसान होगा? क्या नीतीश जी और उनके समर्थक ये सब भूल गए होंगे कि पिछले चुनाव में क्या किया था? भारतीय जनता पार्टी की शय पर ही एलजेपी ने जेडीयू के खिलाफ अपने उम्मीदवार उतारे थे, जिसकी वजह से जेडीयू को कई सीटों पर चुनावी हार का सामना करना पड़ा। बीजेपी का भी एक बड़ा चंक वोटरों का ऐसा है जो नीतीश कुमार को अब 20 साल से देखते देखते फेडअप हो चुका है। पिछली बार तो नीतीश कुमार ने सार्वजनिक तौर पर राजनीतिक रैलियों में ये बात कही थी कि यह मेरा आखिरी चुनाव है भाई, इस बार जिता दो, ये मेरा आखिरी चुनाव। पिछली बार प्रशांत किशोर नहीं थे, इस बार प्रशांत किशोर है, उनको भी मत भूलिएगा। पोलिंग बूथ पे किसान पहुंचता है, नौजवान पहुंचता है, छात्र पहुंचता है, तो कुशवाहा हो जाता है, वो मौर्य हो जाता है, वो दलित हो जाता है, वो फॉरवर्ड हो जाता है, वो बैकवर्ड हो जाता है, वो हिंदू हो जाता है, वो मुसलमान हो जाता है। प्रशांत किशोर ने, अगर आप देखें तो कई सीटों पर ऐसे उम्मीदवार उतारे हैं जिनको निश्चित तौर पर विधानसभा में होना चाहिए। आपका कार्यक्रम देख रहे जितने लोगों ने जब से होश संभाला है, बिहार के जितने बाहुबलियों के नाम आप जानते हैं, उनके बेटे बेटियां, पत्नियां या वो खुद इस चुनाव में चुनाव लड़ रहे हैं। मुस्लिम वोटरों में भी, माइनॉरिटी के वोटरों में 25 साल के नीचे के जो लोग हैं, वो ओवैसी साहब के लिए बहुत ही दिलो जान से उनको मानते हैं, उनको सुनते हैं, उनको देखने के लिए जाते हैं। एक मुद्दा सबसे इंपॉर्टेंट है, वो नीतीश कुमार, और बिहार की जनता को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनने के लिए आरजेडी के कंधे पर सवार हो रहे हैं या बीजेपी के कंधे पर। मुझे ये लगता है कि बिहार चुनाव का सबसे बड़ा मुद्दा नीतीश कुमार है। नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त विक्रांत यादव और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल द स्वतंत्र। आज हमारे साथ एक खास मेहमान जुड़े जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है, वरिष्ठ पत्रकार और माहौल क्या है बताने वाले राजीव रंजन जी। राजीव भाई, बहुत बहुत स्वागत है आपका द स्वतंत्र पर। तो नमस्कार राजीव भाई, आज हमने सोचा कि द स्वतंत्र के दर्शकों को भी राजीव भाई के जरिए ये पता चले कि क्या बिहार का माहौल है। तो क्या माहौल है, क्या बताना चाहेंगे? देखिए विक्रांत भाई, ईमानदारी की बात ये मैं कहूं कि टिकटों के बंटवारे के बाद बिहार में जिस तेजी से छठ का, आप जानते हैं 4 दिन का पूरा प्रभाव रहता है। सुबह सुबह ही सुबह का अर्घ्य हुआ है। अब ईमानदारी से आपको मैं कहूं, अभी तक देखा आपने, वैसे रैली 30 तारीख को भी हुई थी, पीछे भी हुई थी, लेकिन चुनाव का माहौल आज से बनना शुरू होगा। टिकटों का बंटवारा हुआ है, लेकिन आम लोगों में अभी चुनाव को लेके ये 4 दिन जो छठ में गया है, और आप जानते हैं छठ की तैयारी पहले से होती है, तो चुनाव का माहौल तो अब बनना शुरू होगा। मैं इतना आपको कह सकता हूं कि टिकटों के बंटवारे की वजह से महागठबंधन में भी और जेडीयू में, हालांकि अगर आप मुझसे पूछेंगे तो कहीं ना कहीं महागठबंधन के टिकटों का बंटवारा ज्यादा सटीक, ज्यादा ठीक दिखाई देता है। और जेडीयू में भी और बीजेपी में भी, यानी एनडीए में बागियों की संख्या भी है और टिकटों को लेकर के असंतोष की सीटों वाली संख्या भी ज्यादा है। तो अभी चूंकि कई इलाके ऐसे हैं, जैसे छपरा एक सीट है जहां से खेसारी लाल यादव लड़ रहे हैं,
वहां राखी गुप्ता एक स्थानीय नेता है और वो बहुत ही प्रभावशाली है। अगर वो चुनाव के मैदान में रह गई तो भारतीय जनता पार्टी के लिए वहां बहुत मुश्किल हो जाएगी। इसी तरह से और भी सीटें हैं, लेकिन प्रधानमंत्री की 30 तारीख की रैली इस इलाके में और आगे भी है। लोगों को ये उम्मीद है कि जो लोग भारतीय जनता पार्टी के काडर हैं और भारतीय जनता पार्टी के लंबे समय से जुड़े हुए कार्यकर्ता हैं, शायद आने वाले वक्त में, हालांकि नॉमिनेशन वापस लेने का वक्त चला गया है, तो शायद वो लोग मान जाएं या उनको बैठाने की कोशिश। अभी भी बीजेपी कुछ उम्मीदवारों से लगातार संपर्क कर रही है कि वो नॉमिनेशन फॉर्म तो नहीं वापस हो सकता, लेकिन वो अपने समर्थन की घोषणा कर दे। तो अभी बहुत सारी सीटों पर इस तरह की स्थिति है विक्रांत भाई। अभी ये कह पाना बड़ा मुश्किल है। मैं एक लाइन ये आपसे कह सकता हूं कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ कोई एंटी इनकम्बेंसी 20 सालों के बाद भी जमीन पर दिखाई नहीं दे रही। ये आपने महत्वपूर्ण बात कही, लेकिन राजीव भाई यहीं से आगे कहानी शुरू होती है। तो बीजेपी के पास तो बहुत बढ़िया मौका था ना, वो घोषित कर देती कि चुनाव के बाद भी नीतीश जी ही हमारे मुख्यमंत्री बनेंगे। वो एक कंफ्यूजन, वो एक कहीं ना कहीं सीमा रेखा पर जाकर के रुक जा रही है बात, जहां पर ये कहा जा रहा है कि नीतीश जी के चेहरे पर हम मैदान में जा रहे हैं। तो एक कंफ्यूजन कहीं ना कहीं नीतीश जी के चाहने वालों के मन में भी घर तो करी गई है, वो बात तो कर ही रहे हैं इस पे चर्चा। ये आपने बहुत सही सवाल उठाया और मैं हमेशा मुझे ये लगता है कि बिहार चुनाव का सबसे बड़ा मुद्दा नीतीश कुमार है। अगर नीतीश कुमार के वोटरों को ये लग गया कि भारतीय जनता पार्टी या गठबंधन की सरकार बनने की दिशा में, दशा में नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं भी बन सकते हैं, तो फिर नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री चाहने वाले लोगों का वोट किधर जाएगा ये कहना भी मुश्किल है। लेकिन मैं बीजेपी, देखिए आपको मालूम है कि जेडीयू बीजेपी मिलके साथ लड़ते हैं, लेकिन एक दूसरे से साइकोलॉजिकल वार भी हमेशा से लड़ते रहे। बीजेपी बहुत सीने पर पत्थर रखकर उसने पिछले 5 साल नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाया है, जबकि उसके विधायकों की संख्या नीतीश कुमार के विधायकों की संख्या से कहीं ज्यादा, या कहिए दोगुनी से थोड़ी सी कम थी, लेकिन तब भी उन्होंने नीतीश कुमार को बनाया। देखिए बीजेपी को ये तो आपको मानना पड़ेगा, मैं चुनाव जैसे और लोग लड़ते हैं और बीजेपी लड़ती है विक्रांत भाई। अब आप समझिए कि उत्तर प्रदेश के कितने सांसदों को बीजेपी ने 25-25 दिनों से जिला मुख्यालयों पर रखा हुआ है। अपने बगल के जो राज्य है उत्तर प्रदेश, उसके बड़े बड़े मंत्री केशव प्रसाद मौर्य, स्वतंत्र कुमार सिंह, स्वतंत्र देव, ये सारे लोग बिहार की सड़कों पर, अभी मैं पीछे आ रहा था, आरा में स्वतंत्र देव सिंह दिखाई दिए मुझे। तो तमाम जगह पर ये लोग लगे हुए हैं और ये बीजेपी की एक स्ट्रेटेजी ये है कि ये इसको अवसर मान रही है कि वही भारतीय जनता पार्टी 25 साल पहले, जिसको 30 साल पहले नीतीश कुमार का साथ पकड़ना पड़ा था, नीतीश कुमार की उंगली पकड़ करके आई थी। बीजेपी एक फोर्स तो थी, बगैर नीतीश कुमार वो कुछ भी नहीं। तो नीतीश कुमार की जो इंपॉर्टेंस से उसको बीजेपी समझती है। नहीं तो आप समझिए, आप पीछे का थोड़ा राजनीतिक घटनाक्रम याद रखना चाहिए विक्रांत भाई। 22 जनवरी, जहां तक मुझे याद आ रहा है, राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा समारोह था और उसके 2 ही दिन के बाद कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दिया गया और नीतीश कुमार ने तुरंत चुनाव के तुरंत से पहले इंडिया गठबंधन से अपना नाता तोड़कर वो इंडिया गठबंधन के साथ आ गए। आप सोचिए कि अगर नीतीश कुमार बीजेपी के साथ नहीं आए होते तो बीजेपी का केंद्र में सरकार बनाना कितना मुश्किल हो जाता। और उनके आने के बाद एनडीए की जो संख्या है, अगर इंडिया गठबंधन में वो बने रहते तो बीजेपी कहाँ रहती। तो बीजेपी को नीतीश कुमार की ताकत का पता है, इसलिए चुनाव से पहले वो ये कभी नहीं कहेंगे कि नीतीश कुमार के चेहरे पर चुनाव नहीं हो रहा है, चुनाव ये सब वो कभी नहीं कहेंगे। चुनाव के नतीजे आने के बाद सीटों की संख्या के लिहाज से वो प्रेशर टैक्टिस या कुछ दिनों के लिए नीतीश कुमार को बना भी दिया जाए, लेकिन ये सब पहले से नीतीश कुमार और उनकी पार्टी के लोग भाग चुके हैं। पिछले 2 दिनों से आप बिहार की किसी भी नीतीश कुमार की रैली में जाइए, उनके बोलने से पहले उनके पार्टी के नेता सबसे पहले यही बोलते हैं कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार थे
बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार रहेंगे। तो वही बात है कि अगर उनका दिल और दिमाग उन्होंने लगाया, नीतीश कुमार तो आप जानते ही हैं, चाहे इधर से चाहे उधर से नीतीश कुमार मुख्यमंत्री थे, हैं और रहेंगे। वो तो नीतीश कुमार जी देश के ऐसे विलरा राजनेता हैं जिन्हें सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ही मुख्यमंत्री बनाना चाहता है। तो राजीव भाई, एक चीज और मैं आपसे समझना चाहूंगा कि ये ग्राउंड पे कैसा दिख रहा है। पिछले चुनाव में हमने देखा था कि मोदी जी के हनुमान चिराग पासवान उतरे थे मैदान में और उन्होंने निशाना बनाया था नीतीश कुमार जी की जेडीयू को। बड़ी हद तक वो कामयाब भी हो गए। अब इस बार चिराग पासवान भी उसी एनडीए का गठबंधन है जिसको नीतीश जी स्टेट में लीड कर रहे हैं, अभी लीड कर रहे हैं। क्या नीतीश कुमार जी और उनकी पार्टी उतनी सहज हो पाएगी, वोट ट्रांसफर उतनी सहजता से हो पाएंगे? हालांकि नीतीश कुमार जी अभी चिराग के घर भी गए, मैसेज भी देने की कोशिश की, लेकिन क्या ये इतना आसान होगा? क्या नीतीश जी और उनके समर्थक ये सब भूल गए होंगे कि पिछले चुनाव में क्या किया था मोदी जी के हनुमान ने? देखिए विक्रांत भाई, ये भी आपका बहुत अच्छा सवाल है और आपने बिल्कुल सही फरमाया है। चुनाव के नतीजे जब आएंगे तो आपको पता चलेगा कि चिराग पासवान की 29 सीटों पर क्या हुआ। ये फैक्ट है कि पिछले विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की शह पर, और ये मैं नहीं कह रहा, ये नीतीश कुमार और ललन सिंह ये बात कह चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी की शह पर ही एलजेपी ने जेडीयू के खिलाफ अपने उम्मीदवार उतारे थे, जिसकी वजह से जेडीयू को कई सीटों पर चुनावी हार का सामना करना पड़ा। और नीतीश कुमार ने नतीजे आने के बाद, मुख्यमंत्री बनने के कुछ ही दिनों के बाद ये फैसला किया और उन्होंने ये कहते हुए कि उनकी पार्टी को कमजोर करने की कोशिश या खत्म करने की कोशिश बीजेपी कर रही है, ये कहते हुए उन्होंने बीजेपी से पल्ला झाड़ा था। चिराग पासवान ने उन्हीं सीटों पर अपने कैंडिडेट उतारे थे जहां जेडीयू ने। अब चिराग पासवान नीतीश कुमार के साथ है। चिराग पासवान की बहुत सारी सीटों पर नीतीश कुमार का अपना पर्सनल जो वोट बैंक है, पर्सनल मतलब नीतीश कुमार जिस जाति से आते हैं उसका तो कोई मतलब नहीं, उन वोटों की कोई गिनती नहीं, लेकिन उनके साथ जो समीकरण खड़ा है वो बिहार में बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसीलिए एलजेपी की सीटों पर जेडीयू या नीतीश कुमार का जो परंपरागत वोटर है वो पिछली बार का बदला इस बार के चुनाव में एलजेपी से न निकाले, इसीलिए एलजेपी रामविलास के नेता चिराग पासवान के यहाँ हर में नीतीश कुमार जाके एक, ये मैसेजिंग आप जानते हैं पॉलिटिक्स में होती है, वो देने की कोशिश की है। लेकिन मैं आपको ये कह सकता हूं कि विद इन एनडीए सबसे ज्यादा सीटें अगर किसी पार्टी की बढ़ेंगी तो वो जेडीयू होगी। ये बिल्कुल इस तरीके का लग रहा है। एक चीज ये समझाइए राजीव भाई, क्योंकि आप उसके बाद भी घूमे होंगे, कांग्रेस बहुत असहज नहीं थी वहां पर तेजस्वी जी के नाम की घोषणा की, कहा जा रहा है, और इसी कारण वो देरी भी हुई। कृष्णा अल्लावरू जब से वहां पर गए राज्य प्रभारी बनकर, पहले तो ये कहा जाता था कि राज्य कांग्रेस जो है वो आरजेडी के जरिए संचालित होती है, लेकिन उन्होंने कांग्रेस को अलग मुकाम दिलाने की कोशिश की, इसी कारण ये सब देरी और ये सब हुई कि कांग्रेस अपनी खोई हुई जमीन ढूंढने की कोशिश कर रही है। लेकिन एक कहावत है कि देर आयत दुरुस्त आयत। क्या तेजस्वी यादव के नाम की घोषणा का असर महागठबंधन को फायदा कुछ परसेंटेज में वोट में या सीटों में बदलता हुआ दिखाई दे सकता है? देखिए विक्रांत भाई, मुझे लगता है कि जिस तरीके से लालू यादव फैमिली पर वे हाल ही में दिल्ली की अदालत ने आरोप तय किए, और आपको भी मालूम होगा, दर्शकों को भी, या नहीं भी मालूम है तो इम्पोर्टेंट जानकारी ये है कि बिहार के चुनाव नतीजे आने से पहले उस केस में फैसला भी आ जाएगा। तो आरोप तय होने के बाद कांग्रेस को अंदरूनी जो सूत्र बताते हैं, कांग्रेस इस बात को लेके सहज नहीं थी कि लालू फैमिली या तेजस्वी के ऊपर आरोप तय हो गए हैं और अगर फैसले चुनाव के नतीजे के बीच में आते हैं या चुनाव के दौरान के बीच में फैसला आता है तो फिर इसका इफेक्ट क्या पड़ेगा। ये वो लोग जो तेजस्वी यादव को सीएम फेस घोषित करने से पहले ये तर्क, ये बातें चल रही थी जो कांग्रेस या दूसरे पार्टियों के नेता बताते, उन्हीं के जुड़े हुए नेता बताते। दूसरा, इसका काउंटर
जो आर्गुमेंट था वो ये था कि नीतीश कुमार ही एनडीए की पिलर है और नीतीश कुमार ही सबसे बड़ी एनडीए की स्ट्रेंथ है। बीजेपी का कोई लीडर या बीजेपी हाँ। का जो है वो सब कुछ तब तक है जब तक वो नीतीश कुमार के साथ है। तो क्यों ना तेजस्वी यादव को सीएम फेस घोषित करके एनडीए के ऊपर और बीजेपी के ऊपर एक मनोवैज्ञानिक दबाव डाला जाए कि वो नीतीश कुमार को सीएम फेस, खुद बीजेपी कहे कि वो हमारे भी सीएम फेस नीतीश रहेंगे। और अगर ऐसा करते हैं तो बीजेपी का जो वोटर है, देखिए ये भी एक इंटरेस्टिंग बात है, बीजेपी का भी एक बड़ा चंक वोटरों का ऐसा है जो नीतीश कुमार को अब 20 साल से देखते देखते फेडअप हो चुका है, या वो कहते हैं ना थकावट आ गई है। अब वो चाहता है कि बीजेपी स्टेयरिंग पर बैठे और बीजेपी अब ड्राइव करे, बीजेपी का मुख्यमंत्री होना चाहिए। तो अगर नीतीश कुमार को एज ए सीएम कैंडिडेट बीजेपी अनाउंस करे तो बीजेपी के वोटरों का भी कुछ मोह भंग हो सकता। तो इस स्ट्रेटजी, दूसरा जो आर्गुमेंट था कि तेजस्वी को सीएम बनाने के बाद एक मनोवैज्ञानिक दबाव एनडीए पर डाला जाएगा कि नीतीश कुमार को सीएम घोषित वो भी करें। हम सवाल पूछेंगे, आपने देखा होगा अशोक गहलोत ने कहा कि हमने तो अपना घोषित कर दिया, अब बीजेपी भी घोषित करके दिखाए। हाँ, बिल्कुल सही बात। एक चीज मुझे ये बताइए राजीव भाई, अब चूंकि छठ का त्योहार मनाने जो भी गए हैं वहां पर बिहार के नागरिक, अपने बिहारी भाई, तो तेजस्वी यादव ने एक बड़ी अपील की उनसे और ये कहा कि अब छठ के बाद ठेकुआ प्रसाद खाकर वापस मत लौट जाइएगा, अपनी सरकार बनाकर ही जाइएगा। और तेजस्वी यादव इन चुनाव में रोजगार की बात बहुत बड़े पैमाने पर कर रहे हैं। वो कैसे होगा जो वो उन्होंने वायदा किया, वो सब राजनीतिक दल आपस में बहस करें, लेकिन जिस तरीके से वो रोजगार की बात कर रहे हैं तेजस्वी यादव, क्या मुद्दा इस बार बनता हुआ दिखाई दे रहा है? क्योंकि पिछली बार तो हमने देखा था कि पढ़ाई, दवाई और रोजगार के मुद्दे पर एकदम ऐसा माहौल बन गया था कि कहा जाता है ना कि कनपटी के बगल से बंदूक की गोली निकली, तो 12-13 हजार का फर्क रह गया था। क्या इस बार उतना बड़ा मुद्दा वहां पर बनता हुआ दिखाई दे रहा है? 12-13 लाख का अंतर रह गया था। देखिए पिछली बार तो नीतीश कुमार ने सार्वजनिक तौर पर राजनीतिक रैलियों में ये बात कही थी कि यह मेरा आखिरी चुनाव है भाई, इस बार जिता दो, ये मेरा आखिरी चुनाव है। लेकिन फिर वो नेता तो आपको मालूम है वो फिर चुनाव में। पिछली बार तेजस्वी यादव एक फ्रेश फेस के तौर पर सामने थे। अब तेजस्वी यादव 5 साल के का करियर उनका हो चुका है। पिछली बार प्रशांत किशोर नहीं थे, इस बार प्रशांत किशोर है, उनको भी मत भूलिएगा। जितने आक्रामक तरीके से वो तेजस्वी पर वार करते हैं, आरजेडी के शासन को याद दिलाते हैं, सारी बातें करते हैं, तो प्रशांत किशोर ने भी एक 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 नैरेटिव लोगों के दिमाग में डाला है। पिछली बार मैंने आपको बताया कि चिराग पासवान का एक एंगल था। इस बार वो सारे मुद्दे हैं, मगर मूल बात यही है कि आपको क्या लगता है कि मुझे तो हमेशा लगता है कि ये चुनाव से पहले ये किसान, ये नौजवान, ये सारी बेरोजगारी, ये पलायन, ये सारे मुद्दे चुनाव में, डिबेट में लिखने के लिए, एक दूसरे पर हमला करने के लिए ठीक है। लेकिन जब पोलिंग बूथ पे किसान पहुंचता है, नौजवान पहुंचता है, छात्र पहुंचता है, तो कुशवाहा हो जाता है, वो मौर्य हो जाता है, वो दलित हो जाता है, वो फॉरवर्ड हो जाता है, वो बैकवर्ड हो जाता है, वो हिंदू हो जाता है, वो मुसलमान हो जाता है। बिल्कुल जायज बात बोली। मैं प्रशांत किशोर का यह पूछने वाला था राजीव भाई, प्रशांत किशोर जी का क्या फैक्टर अब दिखाई दे रहा है चुनाव में? क्योंकि वहां पर क्या हो रहा है, यहां पर तो इस तरीके से कहा जा रहा है कि प्रशांत किशोर का जो रॉकेट था वो रॉकेट की तरह ऊपर गया, और उसके बाद जैसे ही चुनाव की घोषणा हुई और उन्होंने कहा कि वो राघोपुर से चुनाव नहीं लड़ेंगे, उसके बाद से वो डाउनफॉल शुरू हो गया। कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि वो जिस स्क्रिप्ट पर काम कर रहे थे उस स्क्रिप्ट के मुताबिक ऐसा नहीं लग रहा था कि नतीजे आए, तो उन्हें रोका गया, उन्हें डाउन किया गया। क्या असल में समझ में आता है प्रशांत किशोर जी की राजनीति को देख के? देखिए इसमें तो कोई दो राय नहीं है विक्रांत भाई कि प्रशांत किशोर जैसे लोग देश की राजनीति में आने चाहिए। बिल्कुल। और उनका राजनीति में इतना चमक दमक वाला करियर छोड़ के राजनीति में आना, सब कुछ छोड़ करके एक वेलकम स्टेप है। उनके जैसे लोग राजनीति में होने चाहिए, और जिन मुद्दों पर वो राजनीति की बात कर रहे हैं, जिन मुद्दों पर वो चुनाव लड़ रहे हैं, वही मुद्दे दरअसल चुनाव के मुद्दे होना चाहिए।
लेकिन सवाल है कि क्या जनता उन मुद्दों के लिए तैयार है? क्या जनता उसी चीजों पर अपने बच्चों की अच्छी पढ़ाई के लिए वोट कर रही है? क्या जनता ने पिछले 40 वर्षों में बिहार में या देश में अपनी पढ़ाई, अपने स्वास्थ्य, अपने रोजगार, सड़क, बिजली, पानी के लिए वोट दिया है? ये भी एक बड़ा सवाल है। और प्रशांत किशोर ने, अगर आप देखें तो कई सीटों पर ऐसे उम्मीदवार उतारे हैं जिनको निश्चित तौर पर विधानसभा में होना चाहिए, जिनको इस देश के नीति नियंताओं में होना चाहिए। वो इतने काबिल, इतने सक्षम और इतने अच्छे उम्मीदवार के तौर पर है। उम्मीदवार का अपराधी होना, अब आप देख लीजिए, एक तरफ जहां आरजेडी महागठबंधन ने और एनडीए दोनों ने, मैं तो हमेशा ये बात कहता हूं कि मैंने जब से होश संभाला है, आपने जब से होश संभाला है, आपका कार्यक्रम देख रहे हैं जितने लोगों ने जब से होश संभाला है, बिहार के जितने बाहुबलियों के नाम आप जानते हैं, उनके बेटे, बेटियां, पत्नियां या वो खुद इस चुनाव में चुनाव लड़ रहे हैं। बिल्कुल सही बात। वो पिछली बार उधर थे तो इस बार इधर है। आप ये नहीं कह सकते कि वो एनडीए में नहीं है, वो आरजेडी में नहीं है। वो दोनों तरफ उसी तरह बराबर की संख्या में है। और मैं ये कह रहा हूं कि आप जितने भी बाहुबलियों के नाम जानते हैं, इस देश का 20 साल से या 25 साल से ऊपर का आदमी बिहार के जितने बाहुबलियों के नाम जानता है, वो सब चुनाव लड़ रहे हैं। एनडीए से भी लड़ रहे हैं, आरजेडी से भी लड़ रहे हैं। तो बात यह है, और प्रशांत किशोर ने तो ऐसे किसी बाहुबली को वोट नहीं दिया, टिकट नहीं दिया। लेकिन सवाल वही है कि इन मुद्दों पर क्या चुनाव होगा। और प्रशांत किशोर, ये इसमें कोई दो राय नहीं कि उन्होंने एक नैरेटिव खड़ा किया, इसमें कोई दो राय नहीं है कि 2 साल की मेहनत में, 3 साल की मेहनत में उन्होंने सब सीटों पे उम्मीदवार दिए। इसमें कोई दो राय नहीं कि उन्होंने अच्छे उम्मीदवार दिए। इसमें भी कोई दो राय नहीं कि बहुत सीटों पर समीकरण प्रशांत किशोर के कैंडिडेट की वजह से उलट पुलट हो जाएगा। अगर नहीं होता तो उनके 2-3 उम्मीदवारों को बैठाने की कोशिश क्यों की जाती। लेकिन बात वही है कि ये पहला उनका चुनाव है। काशीराम जी कहते थे ना कि पहला चुनाव हराने के लिए, दूसरा पहला चुनाव हारने के लिए, हारने के लिए, दूसरा हराने के लिए, तीसरा जीतने के लिए। तो शायद ये फॉर्मूला हो। लेकिन मुझे अभी भी उम्मीद है कि कुछ सीटों पर अप्रत्याशित फैसले उनकी पार्टी के आ भी सकते हैं। अब तो राजीव भाई, प्रधानमंत्री जी की भी रैली का शेड्यूल आ गया और राहुल गांधी जी भी अब पहुंच रहे हैं और तेजस्वी के साथ ज्वाइंट रैलियां भी करेंगे। तो यानी असल चुनाव माहौल तो अब शुरू होगा, क्योंकि छठ के बाद ही, जो आप बता भी रहे थे, तो दोनों के पहुंचने के बाद लगता है कि कुछ तस्वीर थोड़ी और क्लियर होगी। देखिए, कागज पर अगर आप देखेंगे तो 17% इस देश में सबसे ज्यादा यादव बिहार में है। जातिगत जनगणना भी यही सबसे पहले हुई, इसलिए आंकड़ों के हिसाब से 14% यादव है, 17% के करीब मुसलमान है, 2.5% के करीब मल्लाह है। तो ये, और 3% के करीब सीपीआईएमएल का अपना वोट है, 2.5-3% कांग्रेस का अपना वोट है। ये सब जोड़ लेंगे कागज पर तो आपको महागठबंधन की स्थिति बहुत मजबूत दिखाई देगी कि ये तो 40% के आसपास इनका वोट है। और इस वोट पर कितनी तगड़ी लड़ाई होगी आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं अगर ये वोट एक जगह इंटैक्ट रहेगा। लेकिन जैसा आप आंकड़ों में देख रहे हैं, जमीन पर वैसा दिखाई नहीं दे रहा है। लड़ाई है तो बहुत तगड़ी, लड़ाई दिखाई दे रही है, होगी भी शायद। लेकिन मैंने जो एक बात लाइन कही वो याद रखिएगा कि नीतीश कुमार के खिलाफ बिहार में कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं। एक चीज राजीव भाई, मुसलमानों की बिहार में बहुत चर्चा होती है क्योंकि उनकी आबादी भी बहुत है और एक प्रभाव वाला क्षेत्र भी है जहां की सीटों को प्रभावित करते हैं। पिछली बार एआईएमआईएम ने वहां पर बड़ी आशातीत सफलता भी उन्हें मिली, लेकिन इस बार ओवैसी साहब वहां गए तो थे चुनाव के घोषित होने के बाद उसके करीब, लेकिन अभी पिछले काफी दिनों से ओवैसी साहब भी नहीं गए हैं वहां पर। तो क्या एआईएमआईएम की रणनीति में भी कोई बदलाव आया है? देखिए, वक्फ बोर्ड कानून आने के बाद, देखिए मुस्लिम वोटरों में भी, माइनॉरिटी के वोटरों में 25 साल के नीचे के जो लोग हैं वो ओवैसी साहब के लिए बहुत ही दिलोजान से उनको मानते हैं, उनको सुनते हैं, उनको देखने के लिए जाते हैं, उनकी बातें करते हैं, बहुत उनके पक्ष में भी खड़े होते हैं। लेकिन 25-30 साल से ऊपर का जो आदमी माइनॉरिटी में है
वो बड़ा सोच समझ के, और माइनॉरिटी अब पीछे कुछ दिनों से, चाहे बीजेपी हारे चाहे जीते, बीजेपी के खिलाफ उनकी वोट बंदी एक तरफ होती है। अगर आप उत्तर प्रदेश में ही देख लें, पिछले दो चुनाव 22 और 24 में माइनॉरिटी वोटों ने जितना वोट अखिलेश यादव और उनके साथ के गठबंधन को दिया है, आजादी के बाद कभी भी माइनॉरिटी ने उत्तर प्रदेश में इतना एकजुट एक मुश्त वोट कभी नहीं किया। पिछली बार के चुनाव में एमआईएम ने करिश्मा किया था। इस बार मुझे बहुत संदेह है, क्योंकि वक्फ बोर्ड कानून आने के बाद मुस्लिम वोटर माइनॉरिटी का लोग ज्यादातर यूनाइट हैं अगेंस्ट एनडीए। तो जो भी उनको अगेंस्ट एनडीए लड़ता हुआ दिखेगा वो एक मुश्त वहीं जाएंगे। वोटों का बंटवारा मुसलमानों का इस बार हो पाए, मुझे इसमें बहुत बड़ा संदेह है। राजीव भाई, चलते चलते बस एक और सवाल, क्योंकि आप नेताओं से ज्यादा जनता से मिलते हैं और जनता ही किसी भी चुनाव में जनता जनार्दन होती है। आज की तारीख में अगर हम बात करें, चुनाव तो देखिए रोज रोज पलटता है, आज की तारीख में बात करें तो एक पत्रकार के तौर पर, जनता से बात करने वाले उनके प्रतिनिधि के तौर पर, आप चुनाव में किसको लेते हुए दिखाई देखते हैं आज की तारीख में? मैंने पहले भी कहा और अभी भी कह रहा हूं, हाँ, एक मुद्दा सबसे इंपॉर्टेंट है, वो नीतीश कुमार। और बिहार की जनता को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनने के लिए आरजेडी के कंधे पर सवार हो रहे हैं या बीजेपी के कंधे पर। उन्हें नीतीश कुमार पे भरोसा है, और ये ऑप्शन खुला भी हुआ। नीतीश कुमार और लालू यादव का घर एकदम आमने सामने, 14 फीट की एक सड़क है, आप जानते हैं, रोड पार करना है काम। तो नीतीश कुमार सबसे इंपॉर्टेंट है। नीतीश कुमार, अगर देखिए आपको मालूम है, एनडीए का बहुमत भी आ जाए, सीटें भी आ जाए, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं बने, बीजेपी ने कहीं कोई विधायक दल की बैठक और ये मांग वो मांग होने लगे, क्या पता नीतीश कुमार वो 14 फीट की दूरी पार कर जाए। और मैं नीतीश कुमार ईश्वर की शपथ 10वीं बार लेता हूं। वैसे भी कहा जाता है कि बिहार की जो पूरी राजनीति है पिछले 30, 35, 40 सालों से दो ही नेताओं के इर्द गिर्द घूमती है, लालू यादव और नीतीश कुमार। और ये दोनों ही नहीं चाहेंगे कि कभी इनके रहते हुए, राजनीतिक तौर पर सक्रिय रहते हुए, किसी तरह की कोई राजनीतिक पार्टी बिहार को चलाए, चाहे वो कांग्रेस हो या बीजेपी हो, यानी मुख्य रूप से वो लोग चलाए। तो इन दोनों के रहते हुए तो वो मुमकिन नहीं दिखाई देता। ये तो आपने बिल्कुल सही बात कही। हाँ, नीतीश कुमार, देखिए, मजबूत बीजेपी बिहार में कभी भी लालू यादव भी नहीं चाहेंगे, कभी भी नहीं चाहेंगे। मजबूत नीतीश कुमार चाह सकते हैं, मजबूत बीजेपी लालू यादव या तेजस्वी कभी नहीं चाहेंगे। मजबूत बीजेपी नीतीश कुमार भी कभी नहीं चाहेंगे, ये एक कॉमन फैक्टर है। मजबूत बीजेपी नीतीश कुमार भी कभी नहीं चाहेंगे। नीतीश कुमार भी हमेशा और बजाज स्कूटर का आगे वाली सीट पर बैठे ही रहेंगे। अगर नहीं बैठने का मौका मिलेगा तो पीछे वाली सवारी उतार देंगे। हाँ, चलिए राजीव भाई, आप हमारे साथ जुड़े, आपने समय निकाला इस व्यस्त अपने कार्यक्रम के दौरान भी। बहुत बहुत शुक्रिया राजीव भाई।